कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और सीनियर लीडर होने के साथ ही एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा जो स्पोक्समैन होने के नाते अपने धारदार तर्कों से और अपने एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी से टेलीविज़न स्क्रीन हो या मीडिया से बातचीत हो अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ने वाली लीडर हैं वो मीनाक्षी लेखी की हम बात कर रहे हैं और उनके धारदार तर्कों की बात करें या पार्टी के पक्ष में जब वो बात करती हैं तो एक इमिनेंट लॉयर होना, एक वकील होना भी उनको काफ़ी मजबूती देता है। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोबेबिलिटी है अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप स्ट्रेंथ देखती हैं कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी जो कंटेम्प्ररी उसके राइवल्स हैं उनसे डिफरेंट है, क्या यूएसपी आप देखती हैं, क्या अलहदा एलिमेंट देखती हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा कई विषय हैं जिस पे हम अलग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मैं अपनी ताकत मानती हूँ और शक्ति मानती हूँ, वो मानती हूँ एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी वजह से किसी फ़ायदे नुकसान को देखे बिना केवल और केवल एक ऐसी लड़ाई में लगे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर या सभ्यता की लड़ाई या अपनी दिमाग की लड़ाई, थॉट प्रोसेस की लड़ाई, उसमें जुड़े हुए हैं। और उनको कुछ चाहिए नहीं, मतलब उनको कोई पद चाहिए या कोई सरकार बनने के बाद उनको कोई वजीफे की उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल और केवल देशभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर पे श्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए प्रेरित लोग हैं। और वो एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की। वो पहली स्ट्रेंथ है हमारी, पहली ताकत वो है। दूसरी हमारी ताकत है जो कि बहुत ही मुख्य ताकत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो ताकत नहीं है, वो हमारी संगठन की ताकत है। जो हमारा वॉलंटियर बेस है और वो भी पेड वॉलंटियर्स नहीं है, अपनी जेब से पैसा लगाने वाले लोग हैं, अपना खर्चा खुद करने वाले लोग हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ा वॉलंटियर सपोर्ट और वॉलंटियर बेस है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अधिक है किसी भी पार्टी के मुकाबले। तीसरा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो बहुमुखी नेतृत्व हमारे पास है और किसी भी विषय पर किसी भी तरीके के लोग हम एक झटके में खड़ा कर सकते हैं। तो और नरेंद्र मोदी जी का तो जो मुखर नेतृत्व है वो हम सबके सामने है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बीजेपी के साथ नहीं भी हैं अब तक, वो भी जुड़ रहे हैं। तो ये हमारी शक्तियाँ हैं। पार्टी विद डिफरेंस, ये आपका स्लोगन हमेशा से रहा है, लेकिन 2014 की इस जंग में हमने ये भी देखा कि बहुत कुछ बदल भी रहा है विद इन दी भारतीय जनता पार्टी। आप जो बातें कर रहे हैं, जो इश्यूज़ आप रख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये कोलिशन एरा में ख़ुद को एक प्रूव करने की जो स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, ये उसकी वजह से हो रहा है? चाय वालाज एक मुहिम चली हुई है, चाय वाला आम आदमी के तौर पर मोदी साहब को प्रेजेंट करने की मुहिम भी हो सकती है, या फिर नेहरू गांधी परिवार को चैलेंज करने का एक जवाब भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कोई राम मंदिर का इशू नहीं है, डेवलपमेंट की बात है, एक ऐसा रोल मॉडल आप सेट कर रहे हैं, विजन एजेंडा की बात हो रही है। कितनी बदली है भारतीय जनता पार्टी इस मायने में? भारतीय जनता पार्टी नहीं बदली है। देखिए, अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से शुरू करें और उसके बाद तक का आप नेतृत्व देखें, तो सब लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उठे हुए लोग हैं। और आम आदमी जो कि ताकतवर हुए, शक्ति दी, खुद को नहीं, अपने परिवारों को ही नहीं, बल्कि देश के लिए काम किया और बिना कुछ लिए दिए काम किया। और कभी उसको एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस तरीके की टीका टिप्पणी हुई है, ख़ास तौर पे चाय वाले स्टेटमेंट को लेकर, बयान को लेकर, उसका जवाब तो देना ही था। और हमारी ताकत भी इसमें है कि हम पर जब जब कोई रोड़ा पत्थर फेंकता है, तो हम उसी से दीवार खड़ी करने का काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये उस रोड़े पत्थर का जवाब है। दूसरा एक ताकत प्रदर्शन का जवाब है कि हमें एक एक विचार क्या हो, देश कैसे बढ़े, वो सब विषय भी इससे सोच के साथ जुड़ जाते हैं कि
एक साम्यवादी प्रथा इस देश में चल रही है, अनकहे लोकतंत्र के नाम पर साम्यवाद चल रहा है। तो जो असली आम आदमी है, झूठ मूठ का आम आदमी नहीं बल्कि असली आम आदमी है, जिसने आम तरीके से अपनी ज़िंदगी निकाली और किसी भी पद पर पहुंच गया तो आम नागरिक का ही जीवन निर्वाह किया बिना एडवर्टाइजिंग के, क्योंकि उसमें उसका विश्वास है, भरोसा है। चाहे वो मनोहर पारिकर जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद हों, सब बहुत ही आम नागरिकों के तरीके से जीवन निर्वाह करके आगे पहुँचे हैं। और इसमें कोई शर्म वाला विषय नहीं है, ये ताकत का विषय है। ये ताकत का विषय है कि किसी की वजह से नहीं बल्कि सबके बावजूद हम जहाँ हैं वहाँ हैं, और खोने को हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने तो पाया ही है और देश की सेवा ही की है। एक ये मैसेज। दूसरा, क्या जब संविधान इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बराबरी, इन सब चीज़ों की बात करता है तो क्या वो केवल एक दिखावा है या असलियत है? क्योंकि अगर वो असलियत है तो हर चाय वाले को, हर सब्जी बेचने वाले को, हर खोमचा लगाने वाले को अधिकार है भारत का प्रधानमंत्री बनने का, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ने का। तो ये उनको शक्ति देने का भी एक तरीका है। तीसरा इसका संदर्भ है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संदर्भ है, और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संदर्भ जो है वो ये है कि अगर आप अपने देश की जीडीपी का आकलन करें तो आप पाएंगे कि एफडीआई कभी भी 6% से अधिक इस देश में आई ही नहीं। 6% से अधिक आपका जीडीपी का हिस्सा कभी एफडीआई नहीं थी, और 45% आपकी जीडीपी का हिस्सा वो फुटकर व्यापारी, वो चाय बेचने वाला, वो सब्जी भाजी की रेडी लगाने वाला, वो आम व्यक्ति है जिसकी तरफ आपने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई सक्रिय रूप में आपने पॉलिसी नहीं बनाई, उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने का आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया, और वही आपकी जीडीपी को बढ़ा रहा है। तो ये एक जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी जो पैराडाइम शिफ्ट इस देश में होना चाहिए, और वो डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक फंडिंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। और उस 6% जीडीपी के लिए आपने ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, आ जाओ मेरा घर बिकने को तैयार खड़ा है, आप फ्री में ले जाओ, ये सब चालू किया हुआ है, जबकि आप अपने बाजार से पैसा तुरंत ले सकते हैं। और जिस तरीके का एक भ्रमित वातावरण पेश किया जा रहा है कि एफडीआई आएगी तो पैसा आएगा, जबकि असलियत ये है कि एफडीआई से कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया है। एक भ्रमित वातावरण क्रिएट किया गया, और उस दौरान में अगर आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए डिफेंस है या ऐसे विषय है, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए था कहीं पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जहाँ आपके पास भंडार लगे हुए हैं थोरियम के, तो थोरियम आप निर्यात करते हैं और आप यूरेनियम आयात करते हैं, और आपने रिएक्टर और टेक्नोलॉजी बेस लिया तो यूरेनियम का लिया। तो कुछ जो जो इन सब सोच के पीछे देश से जुड़ी हुई सोच है कि देश आगे बढ़े तो कैसे, नीति हो तो क्या हो, आम भारतीय नागरिक को फ़ायदा पहुँचे तो कैसे, वो चाय से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही ये देश रिश्तों का, परिवार का देश है, जहाँ पर चाय पीना, पिलाना बहुत एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और चाय पे चर्चा या चाय पे बातचीत या टी पार्टी कोई बहुत ही अनोखी चीज़ नहीं है। एक ये भी सवाल उठता है बार बार कि वाई नरेंद्र मोदी इतना फोकस उन पर क्यों? आपके पास एबल लीडरशिप के कई आपने खुद नाम लिए, मनोहर पारिकर, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर अमन सिंह, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब तक हमने ये नहीं देखा कि कभी किसी एक व्यक्ति का इतना प्रोजेक्शन। क्या आपको लगता है ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त के हिसाब से बदलाव है? नहीं, देखिए वो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी तो देखिए। मैं किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप उपलब्ध है। मेरे पास तो एक पूरी कॉन्स्टलेशन है, इतने इतने हमारे पास नेता हैं, और सब बेहतरीन लीडरशिप। आप किसी भी विषय को उठा ले तो बेहतरीन लोग हमारे पास है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि लोगों को, जनता को मोटिवेट कौन कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो तो बहुत एक विषय है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आखिर में वोट शेयर ही बढ़ाना है ना।
अपना जो वोट शेयर अब तक है वो तो चल ही रहा है, पर उसको बढ़ाकर कोई आगे ले जाए तो ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेट कर सके, लोगों को इंस्पायर कर सके और जिसका अपना जीवन इंस्पिरेशनल हो, तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की छाप बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। आप देखिए कि चाहकर ना चाहकर उनके विषय में बात करना बहुत लोगों की मजबूरी है, और चाहकर ना चाहकर 10 साल से अधिक उनको अटैक कर 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 करके उनका बाल बांका नहीं कर पाए, तो कुछ तो ताकत होगी उसके उनके चरित्र की या उनके व्यक्तित्व की। वही वही ताकत को जब जनता रिकग्नाइज करने लगे, तो जनता ने उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री घोषित करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आस्थाओं का निर्वाह किया है। जी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही गंभीर थॉट वाली एक पार्टी की इमेज प्रोजेक्शन करके आगे बढ़ती है। अभी आप जिस ताकत की बात कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ताकत आपकी उतनी नहीं है जितनी अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस की कमज़ोरी है? उसका सबसे फीबल कैरेक्टर हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, चाहे वो केंद्र में उसकी सरकार का प्रदर्शन हो। तो कहीं रेट्रोस्पेक्शन पे जाने के लिए भी आपको ये चीज़ मजबूर नहीं करती है कि सोचना चाहिए कि जिसको आप बहुत स्ट्रेंथ मान रहे हैं, वो एक कमज़ोर विपक्ष की वजह से आप ताकतवर दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कमज़ोर वो तो कमज़ोर होते हुए भी ताकतवर हैं, क्योंकि उन्होंने 67 साल में से 60 साल तक देश पर राज किया है। तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे और तमाम चीज़ें हों, पढ़ाई एजुकेशन से लेके तमाम जगह उन्होंने अपने अपने प्यादे फिट किए हुए हैं, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। उन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसमें कभी किसी ना किसी रूप में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो एक पूरी ताकत और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ रही है, तो वो भी देखना होगा। और वो विषय बहुत आकलन का विषय है, और उसी आकलन से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर पार्टी है, और हमारे नेतृत्व की जो क्षमता है वो जनता की बिना पर बनी हुई क्षमता है, ना किसी परिवार की वजह से या किसी भ्रमित इतिहास की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल से एक आवाज़ ये भी है कि आपको आगे की लीडरशिप को भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर अमन सिंह, मनोहर पारिकर, और भी हो सकते हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में और चेहरे भी हों, क्या आपको लगता है कि ये भी एक वक्त है जब आपको आगे की लीडरशिप के बारे में भी बात करनी चाहिए? क्योंकि वंशवाद की राजनीति पर आप बहुत तीखा प्रहार करते हैं। बिल्कुल, वो तो हम हमेशा ही, वो तो उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। उनकी बात करना चाहिए का क्या मतलब है? वो हमारे लोग हैं, हम ही बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो और उसमें तो हम बहुत ही उन पर नाज करते हैं हम लोग। आप मानिए ये 3 लीडर्स जो हैं, ये भी अपकमिंग सिर्फ तीन नहीं है जी, 5, 7, 8, 10 ये सब है। सारे प्राइम मिनिस्ट्रियल एलिमेंट वाले। एब्सोल्युटली, हर एक के अंदर वो ताकत है कि वो आने वाले भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसमें कोई दो राय वाला विषय ही नहीं है। वो तो इतनी क्षमतावान ताकतवर पार्टी है कि आप एक को कहें तो वहाँ 10 खड़े होंगे, ऐसा वो तो उसमें कोई दो विचार ही नहीं है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को लेकर भी मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि महिलाओं के जहां रिजर्वेशन की बात है, शिवराज सिंह चौहान बहुत मुखर होते हैं। नेशनल लेवल पर भी आप मुखर हैं, आप जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पद है जहां किसी महिला को हमने अभी उस तरह से नहीं देखा है। और कहीं पार्टी में एक मैसेज भी है कि एक महिलाओं को जिस तरह से आगे आना चाहिए। लीडर ऑफ पोजीशन हैं सुषमा जी, मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से आती हैं, लेकिन अभी क्या लगता है कि कुछ और एम्पावरमेंट बीजेपी में? आपको लगता है सुषमा जी को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? सुषमा जी हम जैसों को एम्पावर करती हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और पार्टी में खाली एक प्रेसिडेंट का पद नहीं है और तमाम चीज़ें हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। साथ में मतलब उनसे तो मतलब पुरुषों को एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। तो मैं जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, सुषमा जी जैसे लोग और हम जैसे लोग जो छोटे लेवल पर वो पुरुषों से
कोई मतलब किसी तरीके से भी कम नहीं है और हमें एम्पावरमेंट की आवश्यकता नहीं है, हम दूसरों को एम्पावरमेंट देने वाले लोग हैं। तो आप मानती हैं कि जल्दी ही एक चेहरा प्रधानमंत्री के लिए भी निश्चित तौर पर एक प्रोसेस से कोई अनयूजुअल तरीके से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से निकलेगा आने वाले एक डिकेड के भीतर? बिल्कुल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो मतलब इसमें मेरे को असीम विश्वास है कि अगर कोई सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है जो महिलाओं को अपने साथ लेकर चलती है, भारतीय परंपराओं का आदर करते हुए बराबरी की जगह देती है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ कि गुजरात के अंदर तो वो 33% विमेन रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने बिल पारित किया हुआ है, जो कि आज तक जो ये 24 घंटा कांग्रेस वाले उसकी नुमाइश करते रहते हैं, वो अभी तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर के लिए वेट कर रहा है, तो गवर्नर असेंट के लिए वेट कर रहा है। तो ये कुछ विषय हैं जो जनता तक पहुंच नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है महिला अधिकारों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और वो सब चीज़ों की इज्जत करते हुए और भारतीय संदर्भ में महिलाओं को जिस तरीके से बराबरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसकी केवल पक्षधर नहीं है, बल्कि पहली पार्टी है जिसने अपने संगठन में 33% महिलाओं को स्थान दिया है। अभी आप जो चाय पर अनौपचारिक बातचीत के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें कई चुभते हुए सवाल भी हो सकते हैं। पार्टी तैयार है उसके लिए? 370 पर बात होगी, राम मंदिर पर बात होगी, सारे इश्यूज जो ऐसे हैं जो अब तक आपको कहीं नहीं, हम इश्यूज से भागने वाले लोग नहीं हैं भाई। हम तो बल्कि इंतज़ार करते कि भाई कब पूछें आप, ताकि जो हमारी बात अब तक दबी हुई है और हमारा जो सही संदेश लोगों तक नहीं जा रहा है, बिल्कुल वो सही संदेश लोगों तक पहुँचे और उस पर चर्चा हो। हम तो चाहते हैं चर्चा हो, इसीलिए हमने ये चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखा है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, पर्सनल सवाल है, क्या आपकी आगे पॉलिटिकल मैप आपका क्या है? और वो फॉर्मल सा उत्तर अगर आप ना दें तो बेहतर होगा कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी आदेश देगी। मगर वही उत्तर है और वो उत्तर फॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल अनुशासित कार्यकर्ता का उत्तर है कि मैं आपको कहीं से ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो कि एक सोच के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स हम जैसे लोगों को खेलनी होती तो जिस मर्जी पार्टी में चले जाते, वहाँ से जो चाहते वो मिलता, लेकिन हम अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग हैं ही नहीं, एक विचारधारा वाले लोग हैं और उस विचारधारा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो पार्टी का आदेश होगा, जैसे होगा, उसी आदेश पर चलने वाले लोग हैं। और ये मैं फॉर्मल औपचारिक उत्तर नहीं दे रही हूँ, ये बिल्कुल मेरी सोच है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी और बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थी मीनाक्षी लेखी, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चाय पर जो पार्टी ने ये एक स्कीम पूरे देश में ये शुरू की है, इसके पीछे एक विस्तृत और व्यापक सोच है। वो कहती हैं इसको संकीर्ण अर्थों में नहीं देखना चाहिए। दरअसल इसके पीछे एफडीआई का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन वो बताती हैं कि वो लोग जो एफडीआई की बात करते ज़रूर हैं और लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन उसी कॉमनर का है, उन्हीं छुटपुट काम करने वाले लोगों का है, जिनमें चाय वालाज भी शामिल हैं। और यही वजह है कि पार्टी ने उनके महत्व को भी रेखांकित किया है। कहीं ना कहीं ये देश की अर्थशक्ति से जुड़ा हुआ भी एक कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात है तो मीनाक्षी जी का कहना है कि वो एक व्यक्तित्व हैं, एक पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिस पर चर्चा होना लाजिमी है। जहाँ तक उनकी खुद की राजनीतिक यात्रा की बात है तो वो कहती हैं ये कोई औपचारिक, फॉर्मल और एक वैसा जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप कोई जवाब नहीं है। मैं एक विचारधारा की वजह से, मैं यानी मीनाक्षी जी खुद कहती हैं कि वो एक विचारधारा की वजह से इस पार्टी में आई हैं, अवसरवादी सोच के लिए जहां कोई जगह नहीं है, और पार्टी जैसा आगे उनके लिए जो भूमिकाएं तय करेगी वो उसी भूमिका को लेकर आगे बढ़ेंगी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।